हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वोत्तम राव। आई हार्टली वेलकम्स यू इन अल्फा प्राइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी हमने चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लिया, फिजिक्स 12 की फिजिक्स का, सॉरी। अब हम लोग इसमें देखेंगे इस चैप्टर का होल रिवीजन और फॉर्मूले। स्टूडेंट्स, रिवीजन हम मस्ट होना चाहिए। किसी भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया तो कम से कम उस चीज को 3 बार रिवाइज करो स्टूडेंट्स। दूसरा, हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करेंगे क्योंकि सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं अपना चैप्टर 1 का रिवीजन। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में रखूंगा क्योंकि मुझे ये लेक्चर में भी 1.5 आवर में कंप्लीट करना है, तो स्पीड थोड़ी सी फॉरवर्ड रहेगी और मेरे लेक्चर्स में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है। तो प्लीज जो प्ले किया कीजिए वो 0.75 स्पीड से कर कीजिए, उसमें सारा एक टाइप का स्पीड नॉर्मल ही लगेगी आप लोगों को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा यहां आप लोगों को और ये चैप्टर पूरा आपको रिवाइज कराऊंगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अगर आपने रिवीजन में भी देख लिया तो भी आप लोगों को लगभग 60% सिलेबस मिल जाएगा इस चैप्टर का। हाँ, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, कि ये वो फॉर्म एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 स्टेट होती है, कौन कौन सी? पहली स्टेट होती है क्या? रेस्ट। और सेकंड स्टेट क्या होगी हमारी? मोशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना स्टूडेंट्स? या शॉर्ट में उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये यूनिट हमारी 2 बनेगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो यूनिट 1 बनेगी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्लियर होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल, मैंने सिंपल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, एक कंघा लो, रब करो अपने बालों से, फिर छोटे छोटे पीसेस उधर की साइड को अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा, थंडर स्टॉर्म जब आता है तो लाइटनिंग वगैरह होती है ऊपर से, वो बेसिकली किसका एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। स्वेटर अगर तुमने पहना हुआ है, शाम को उसमें क्रैकलिंग साउंड आती है अगर तुम लोग उतारते हो तो उसे किसके एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा आ जाएगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घरों में एसी आती है वो बेसिकली एसी पावर सप्लाई वो किसके अंडर आती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के। एक डीसी पावर सिस्टम होता है, जैसा हमने एक बैटरी ली उससे एक एलईडी जलाई, तो वो क्या है? बेसिकली डीसी पावर सप्लाई है, वो किस में आएगा? हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस कंडीशन में चार्ज क्या करते हैं? मोशन करते हैं, तो उस टाइम जो फिनोमेना होता है उसे हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस कंडीशन में चार्ज क्या करते हैं? बेसिकली रेस्ट में होते हैं, किसी मेटल सरफेस पे रेस्ट में है। अब इस यूनिट के अंदर हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो हमने अभी कंप्लीट किया है। पहले हम लोग रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। सेकंड चैप्टर है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसका हाफ पोर्शन हमने लेक्चर्स डाल दिया यूट्यूब पे और हाफ जो है कैपेसिटेंस वाले के वो भी मे बी 2 या 3 दिन में आ जाएंगे। इससे पहले से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लेंगे। कल हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी क्लास होगी हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स की। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब मेन देखना हमने क्या अपना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दैट इज व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि 12th में सारा खेल इलेक्ट्रिक चार्ज का ही है। लगभग 80% जो सिलेबस है हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की ही फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बताया था क्या है? ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? ये ऑफ मैटर की। इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से मैटर क्या करता है? अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बोलो या इलेक्ट्रिसिटी, ये शो करता है। VIUR स्पेल आउट देख लेना स्टूडेंट्स, थोड़ी गलती हो सकती है जल्दी जल्दी में। अब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है कोई भी सब्सटेंस। जस्ट लाइक मैंने एक मेटल की शीट ली, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास अगर मैं एक एम्बर की रॉड या ग्लास की रॉड लेके आऊंगा तो इसमें कोई फिनोमेना होगा? नो चार्ज मींस नो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या नो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही मैं सीट को चार्ज दे दूंगा, ये सीट क्या करने लग जाएगी? दूसरी मेटल सीट को, सॉरी दूसरी रॉड को, जो भी चार्ज है या अनचार्ज, सॉरी चार्ज है, उस पर क्या करने लग जाएगी? वो रिपल्सन या अट्रैक्शन, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज क्या है दोनों के बीच में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब बॉडीज पे चार्ज आ गए तो वो अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो कर रही है। जैसे यहाँ अगर ये पॉजिटिव 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 है तो क्या होगा? यहाँ रिपल्सन। तो रिपल्सन किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये स्टूडेंट्स पॉसिबल हुआ किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो कोई भी सब्सटेंस है अगर उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसिकली चार्ज।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक एक्सपेरिमेंट देख लेना इसमें, थेल्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है रिविजन नोट्स में कराया था, उससे और नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी, वो लेक्चर 1 में ही मैंने डाला हुआ है। थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अब, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। चार्जेस है, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी हमारी, सिमिलर एंड डिसिमिलर चार्जेस एट, क्या थे, सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं बेसिकली एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं बेसिकली एक दूसरे को रिपल्स करते हैं ये, और डिसिमिलर चार्जेस क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये जब मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था तुम लोगों को थेल्स वाला, उसमें मेंशन है पूरा डिटेल, तो प्लीज यू कैन गो फॉर लेक्चर 1 ऑफ दिस चैप्टर। ये क्या हो जाएगा हमारा अट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या था स्टूडेंट्स, मैंने बताया था क्वांटम इज क्या होता है, पैकेट्स, पैकेट्स कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स का पैकेट आ सकता है, 2, 3, 4 ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बट कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में चार्ज नहीं आएगा। आधा इलेक्ट्रॉन ना ही आएगा ना ही जाएगा किसी मेटल सरफेस पे, 2/3 इलेक्ट्रॉन्स ना ही आएगा ना ही जाएगा किसी सरफेस पे। दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, दैट इज स्केलर और, क्या बोला था इसे हमने, एडिटिव, स्केलर और एडिटिव प्रॉपर्टी। स्केलर और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी पे अगर हमने नेट चार्ज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उस पर एक से ज्यादा चार्जेस मौजूद है तो सबको क्या कर देते हैं हम लोग, एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, और उस बॉडी पे हमें नेट चार्ज मिल जाता है। दैट इज नोन एज स्केलर और एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव नेचर। क्या थी, कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है, चार्ज को ना ही तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर करा सकते हैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे। बॉडीज को चार्ज करने के लिए बेसिकली चार्ज हो जाती है, वो कंजर्वेटिव नेचर की वजह से हो जाती है। क्यों, क्योंकि चार्ज को हम लोग ना ही तो क्रिएट करते हैं ना ही हम लोग इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज नेवर क्रिएट्स नॉर डेस्ट्रॉयड, ना ही तो क्रिएट होता है ना ही डेस्ट्रॉय होता है, ओनली ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो जाएंगे तो उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी चार्जेस की, क्या, चार्जेस मस्ट बी इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मींस कि वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करते, जैसे मास डिपेंड करता है कि इनर्शियल फ्रेम में अलग बिहेव करता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में मास अलग बिहेव करता है। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा कंजर्वेटिव नेचर, और फिफ्थ आ जाएगा हमारा इनवेरिएंट नेचर। इनवेरिएंट नेचर, इनवेरिएंट नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड पे चार्ज डिपेंड नहीं करता। और इससे ज्यादा इसमें डीप जाने की कोई नीड नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं पूछता, ज्यादातर वो क्वांटाइजेशन से पूछ लेता है या कंजर्वेटिव नेचर से। ये था टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। थर्ड टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ चुके इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज के बाद क्या टॉपिक था हमारा, दैट इज मैटर, रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड, रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड चार्ज, कि चार्ज और मैटर आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। तो मैंने स्टूडेंट्स बताया था कोई भी बॉडी जो चार्ज होती है वो कैसे चार्ज होती है, हमें पता है एक एटम होता है, हर जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से, और एटम के अंदर क्या होते हैं बेसिकली, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसके बाहर क्या होते हैं हमारे पास, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना।
अब ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियस से जो बाहर वाले रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से क्या होते हैं? हमारे लूजली बाउंड। और लूजली बाउंड होने से बेसिकली क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फ्री होते हैं, या इन्हें हम लोग एनर्जी दे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो जब हम लोग बॉडीज को फ्रिक्शन में लाते हैं, फ्रिक्शन से लाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और जिससे जाएंगे उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इससे बेसिकली हमें लगता है सब्सटेंसेस क्या हो गए? चार्ज हो गए, या मैटर क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड चार्ज। फोर्थ टॉपिक आएगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड चार्ज। और फोर्थ टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स हमारा? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अभी मैंने एक फ्रिक्शन का केस बताया। ऐसा नहीं कि हम लोग बॉडीज को चार्ज जो कर सकते हैं वो फ्रिक्शन से कर सकते हैं। 3 मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। पहला बताया मैंने फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है? 2 बॉडीज को रब करो, रब करने से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेसिकली किसी पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, किसी पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जिस बॉडी पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाएंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जिस बॉडी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। दैट इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। दूसरा मेथड था फ्रिक्शन। दूसरा मेथड था हमारा क्या? कंडक्शन। इसमें एक चार्ज बॉडी को जब हम लोग अनचार्ज बॉडी की साइड को लेके आते हैं, सपोज ये मेटल का सेल है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ, एक चार्ज बॉडी को मैं इसकी साइड को लेके आया और मैंने क्या कर दिया? इसे टच करा दिया। तो जब मैं टच कराऊंगा तो क्या होगा? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसका चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इस पे ट्रांसफर चार्ज हो जाएगा, उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाई कंडक्शन, इन विच व्हेन ए चार्ज बॉडी इज lie in contact with uncharged body, then the charge of that body get transferred to another body. That method is known as charging by conduction. थर्ड टॉपिक आ जाएगा हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? जब हम लोग एक चार्ज बॉडी को लेके आते हैं किसी अनचार्ज बॉडी की साइड को, यहां टच नहीं कराते स्टूडेंट, ध्यान रखना, टच नहीं कराएंगे हम, उससे कुछ थोड़ी सी स्मॉल डिस्टेंस बना के रखेंगे अनचार्ज बॉडी की। तो हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑलरेडी इसके अंदर अगर ये मेटल का सेल है तो मैटर से मिलकर बना है। मैटर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इधर की साइड को अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव फील्ड की वजह से, और इधर की साइड बेसिकली जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे जिन स्पेसिस को, वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब अगर हम लोग ये बॉडी को हटाते हैं तो कुछ टाइम बाद ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ये बॉडी चार्ज नहीं हुई, बट अगर ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हटा दें, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज को हटा दें अर्थिंग करके या दूसरी एक अनचार्ज बॉडी लाके, तो अब ये दूसरी बॉडी जो हो जाएगी कुछ टाइम बाद, जब यहां से एक्स्ट्रा चार्ज हट जाएगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगी मेरी? नेगेटिवली चार्ज। दैट मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यहां पे प्रॉपर्टी याद रखनी है, टच में करते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, यहां भी बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आते हैं, यहां सेम चार्जेस आता है, यहां अपोजिट चार्जेस आता है, या जो चार्ज होंगी बॉडीज वो अपोजिटली चार्ज होंगी। दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग स्टूडेंट्स। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आज नाइट में दे दूंगा। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग होगा, दैट इज फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। अब स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक्स में मैंने कैटेगराइज कर रखा है, इस पूरे चैप्टर को बताया था। पहला टॉपिक आएगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तीसरा टॉपिक आएगा हमारा क्या स्टूडेंट्स? गॉस थ्योरम। तो पहला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब आएगा हमारा मेन टॉपिक कूलम्ब्स लॉ के फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। हमें पता है कोई भी 2 चार्जेस अगर हमारे पास हैं तो वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। और हमें पता है अट्रैक्शन और रिपल्सन किसकी वजह से होता है? पुशिंग और पुलिंग की वजह से होता है ना। फोर्स क्या है बेसिकली? एनी पुश और पुल। तो सपोज अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को पुश करते हैं ना, कि ये वाला जो चार्ज होगा Q1 वो Q2 को पुश करेगा, और Q2 जो चार्ज होगा Q1 को पुश करेगा। और एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो दोनों के बीच क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, है ना स्टूडेंट्स?
एक फोर्स लगेगा और वही फोर्स हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। दो चार्जेस के बीच भी फोर्स लगेगा और दो से ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे तो भी उनके बीच फोर्स लगेगा ही लगेगा। वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये इसे अपनी साइड को खींचेगा, ये इसे अपनी साइड को खींचेगा, तो दोनों की खींचने की डायरेक्शन सेम है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? अट्रैक्शन। दोनों की पुश करने की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिपल्सन। तो पहले हम लोग अपना टॉपिक लेते हैं फिफ्थ वन, दैट इज फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, इसमें हम लोग दो टॉपिक स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। पहला आएगा मेरा कूलॉम्स लॉ, और दूसरा आएगा मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टूडेंट्स, कूलॉम्स लॉ हम लोग यूज करते हैं अगर हमने फोर्स निकालनी है दो चार्जेस के बीच। हमने क्या करना है? फोर्स निकालनी है बिटवीन टू चार्जेस के बीच, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? कूलॉम्स लॉ का। अब देख लेते हैं एक बार कूलॉम्स लॉ क्या होगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो कूलॉम्स लॉ जो दिया था, एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे कूलॉम्स, 1785 में उन्होंने ये लॉ दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हो और वो किसी मीडियम में रखे हो, मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, फ्री स्पेस हो सकता है, हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स करेंगे विद ए फोर्स, और वो जो फोर्स होगी अट्रैक्शन या रिपल्सन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नेचर की बात नहीं कर रहा, प्लस माइनस नहीं लेना, हमने ओनली उनके मैग्नीट्यूड लेना है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्टेंस जो उनके बीच में है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दो, दोनों फैक्टर को मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कंबाइन कर दिया। तो फोर्स किसके इक्वल हो गई मेरी? Q1 Q2 के अपॉन आर स्क्वायर के। और हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग यहाँ, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन स्टूडेंट्स आर स्क्वायर। आई बात समझ में? ये था मेरा कूलॉम्स लॉ। वैल्यू जो होती है 1/4 एप्सिलॉन की, ये वैल्यू होती है तुम्हारी 9 × 10⁹ यूनिट ले लो, ये इधर रहने दो, ये इधर ले जाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। दूसरा ये कंप्लीट कांस्टेंट की वैल्यू ये है एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस में अगर चार्जेस रखे होंगे तो उनके बीच जो बेसिकली प्रॉपर्टी लगेगी उसकी वैल्यू होगी हमारी 8.854 × 10⁻⁻12। यूनिट उल्टी कर दो, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था स्टूडेंट्स कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, दैट इज कूलॉम्स लॉ के बाद हम लोग थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? परमिटिविटी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हो, ये अगर किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रखे हुए हैं, तो इनके बीच हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और यही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस के साथ अगर मैं किसी और मीडियम में रख दूंगा, सपोज ये मैंने एयर में रखे हुए फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, और दूसरे में मैंने इन्हें वाटर में रख दिया या किसी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर रख दिया, तो फोर्स जो आएगा वो दोनों कंडीशन में अलग अलग आएगा। तो जो मेरे उस मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वो चार्जेस रखे हुए, उनका जो मीजर होता है वो क्या होता है मेरा? परमिटिविटी। इट इज मीजर ऑफ permittivity of medium in which charges are interacting। कि ये बेसिकली मीजर है परमिटिविटी, ये मीजर है किसका? मीडियम की प्रॉपर्टीज का, मीजर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। मीजर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर इंटरेक्टिंग। अब ये तीन परमिटिविटी स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। एक हो जाएगी ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी बोलते हैं हम लोग इसे। दूसरी परमिटिविटी किसी गिवन मीडियम हो जाएगा, फ्री स्पेस को अलग, फ्री स्पेस के अलावा किसी पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी
और तीसरी हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये दो मीडियम की परमिटिविटी का रिलेशनशिप है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? रिलेटिव परमिटिविटी होती है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हो, वो फ्री स्पेस में रखे हुए हो, तो उनके बीच कुछ फोर्स होगी। कितनी फोर्स होगी? कि जहां भी वो रखे हुए हैं, फ्री स्पेस या वैक्यूम में, बोलो होगी स्टूडेंट्स। वही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस के साथ मैंने किसी और मीडियम में उठा के रख दिए, तो दोनों की जो फोर्सेस का रेशियो होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैक्यूम के बीच फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसी और मीडियम में फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नहीं आएगा। अब ये देखो स्टूडेंट्स, उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 से कैंसिल आउट, 4π से 4π कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा? ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बच जाएगा ऊपर जाके। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होगी? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है स्टूडेंट्स मेरा रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ हो गया हमारा परमिटिविटी। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे स्टूडेंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास चार्जेस दो से ज्यादा हो जाए किसी फ्री स्पेस में या किसी गिवन मीडियम में, तो उस कंडीशन में अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई न्यू नहीं है, कूलम्ब्स फॉर्म की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। देखो कैसे। नेक्स्ट आएगा हमारा 6th टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, और हाँ स्टूडेंट्स फॉर्मूले जरूर नोट डाउन करते रहना, टॉपिक नेम और फॉर्मूले, टॉपिक नेम और फॉर्मूले, ये फॉर्मूले जरूर लर्न होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स? सुपरपोजिशन मींस होता है एडिशन हो जाना, ऐड हो जाना। किस चीज का ऐड हो जाना? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? यहाँ फोर्सेस किसके बीच? दो से ज्यादा चार्जेस के बीच। सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है पहला Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, यहां और चार्जेस है Qn, और किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। सपोज इसे Q1 को यहां ले लो, Q1 चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग फोर्सेस? सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलती है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस मौजूद हो सिस्टम में, तो और किसी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालनी है, तो उस चार्ज पे जो फोर्स होगी वो सब फोर्सेस का, कौन से सब फोर्सेस? कोई भी दो चार्जेस के बीच जो फोर्सेस लग रही होंगी, कोई भी दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही होगी, उनका सबका वेक्टर सम होगी। कि जो नेट फोर्स होगी पहले चार्ज पे, फोर्स ऑन Q1, वो कितनी होगी? सबका वेक्टर सम होगी। F1 to 2 जो लग रही होगी, F1 to 3 जो लग रही होगी, F1 to 4 जो लग रही होगी, प्लस डैश डैश Fn, जितने भी चार्जेस है जो फोर्सेस लग रही होंगी इंडिविजुअली, उन सबका क्या होगी? बेसिकली वेक्टर सम होगी। ये है स्टूडेंट्स मेरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल क्या करो, पहले दो चार्जेस के बीच फोर्स निकाल दो। सपोज 9 चार्जेस के बीच निकाल दो। ये F किस पे लग रही है? 1 पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से। सेम इस पे निकाल दो। F1 लग रही है किसकी वजह से? 3 की वजह से। यहाँ Q4 ले सकते हो, तो इनके बीच सबको क्या कर दो? अलजेब्रिकली ऐड कर दो। तो सिंपल जो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, मैं सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो सब कितना आ जाएगी? 1 और 2 के बीच फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन पोजीशन वेक्टर जो लगेगा 2 से 1 की साइड को लगेगा स्टूडेंट्स, प्लस सेकंड कितनी हो जाएगी? 1/4πε Q1 Q3 अपॉन R3 to 1 का स्क्वायर, प्लस 1/4πε Q1 Q4 अपॉन R4 to 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। ऐसे करते करते सबको क्या कर दो? सम कर दो। 1/4πε Q1 Qn अपॉन R to 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 1/4πε और Q1 सब में कॉमन आ गया। Q2 अपॉन R2 to 1 का स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 to 1 का स्क्वायर,
प्लस Q4 अपॉन R 4 to 1 का स्क्वायर प्लस करते करते Qn अपॉन R n to 1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा ना। अब ये सीरीज बन रही है, सीरीज कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 2 से 3n तक जा रही है, तो इसे समीशन की फॉर्म में लिख लो। तो अगर फर्स्ट चार्ज पे हमने फोर्स निकालना है तो F1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, Q1 एज इट इज है, समीशन ले लो इनका। I की वैल्यू कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 2 से, तो 2 से स्टार्टिंग कहाँ तक जा रही है, n तक, बस जहाँ जहाँ चेंज हो रही है I 1 देखो 1 सब में है तो 1 मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। ये आ गई फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, बट क्या एक ही पे लग रही है, नहीं, Q2 पे भी फोर्स लग रही है Q1 की वजह से, Q3 पे भी लग रही है, तो ऐसे हम लोग Q2 निकालना होगा, सॉरी सेकंड पे फोर्स निकालना होगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q2 आ जाएगा। समीशन की वैल्यू ले लेना जहां से जहां तक वेरी कर रही है। ये था स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक छोटा सा टॉपिक इसमें छूट गया, दैट इज नोन एज वेक्टर फॉर्म, कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वो तुम लोग स्टूडेंट्स वहां पे जो लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं उसमें एज इट इज मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, कोई नीड नहीं है, बस हमें पोजीशन वेक्टर का कंसीडरेशन लेना है इसमें। जैसे इसमें समझा देता हूं मैं, अगर मुझे फोर्स निकालनी होगी, देखो स्टूडेंट्स इस पे 2 फोर्सेज लग रही है, पहली कौन सी है, पहले वाले चार्ज पे लग रही है फोर्स, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन पोजीशन वेक्टर देखो किधर से किधर को लग रही है, फोर्स का कॉज कहां से स्टार्टिंग हो रहा है, 2 से ना, 1 की साइड को, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी 2 to 1, तो 2 to 1 पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर ले सकते हो। ऐसे लेना चाहो ऐसे ले लो, या वेक्टर फॉर्म में लेना चाहो ये यहाँ आ जाएगा तुम्हारा क्यूब और ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर 2 to 1। सेम सेकंड पे निकालो जो फोर्स है सेकंड चार्ज पे, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, तो क्या हो जाएगी मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्टिंग हो रहा है, इससे इधर को, तो कितना हो जाएगा 1 to 2 वेक्टर 1 to 2, ये हो जाएगी मेरे पास फोर्सेस। ध्यान से देखो जो 4 पोजीशन वेक्टर्स हैं पहला और दूसरा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, और जब भी पोजीशन वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके अगेंस्ट जो वेक्टर्स होते हैं या उनसे रिलेटेड जो वेक्टर्स होते हैं उनकी भी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। और हमें पता है जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होता है, रिपल्सिंग या पुशिंग होता है ना। तो ये बेसिकली कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। डिटेल के लिए आप उस लेक्चर में जा सकते हो, मेरे सेकंड लेक्चर जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉलम्स लॉ डिस्कस किया हुआ। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग 6 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज ही टॉपिक चल रहा है, 7 टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा हमारा, दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलम्स लॉ ले लें या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ले लें, इनमें चार्जेस होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म। स्कैटर्ड फॉर्म मींस एक चार्ज कहीं पे है एक कहीं पे है, कि उनके बीच कुछ यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं है, बट आगे अगर चार्जेस में कुछ यूनिफॉर्म डिस्टेंसेज हो या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या स्टूडेंट्स, दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 6 टॉपिक था ना, 7 टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इफ द चार्जेस आर इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर गिवन वायर, मेरे पास एक वायर हो उस पे चार्ज इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे बोलते हैं हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप का होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास वायर ना हो के एक शीट हो मेटल की या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इक्वली और यूनिफॉर्मली, तो इसे बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा, अगर शीट के बजाय मेरे पास एक वॉल्यूम हो जस्ट लाइक क्यूब हो गया या क्यूबॉइड हो गया, इस कंडीशन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या स्टूडेंट्स, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए नोट्स के लिए आप लोग लेक्चर में जा सकते हो। अभी मैं शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूं तो ओनली मैं ओवरव्यू दूंगा इन टॉपिक्स का, और फॉर्मूले सबके नोट करते जाना। ये हो गया मेरे पास क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जब भी चार्ज इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे मेजर करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो तीनों की हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। पहले इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पहला फिगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन। इसे इसकी जो हम लोग नापते हैं, पैटर्न जो लेते हैं चार्जेस का, वो डेंसिटी के टर्म्स में क्या हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। और इसकी वजह से फोर्स निकालनी है तो DF इजिकल टू, वो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज उठाते हैं हम लोग DQ इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ले लो, पोजिशन वेक्टर स्केटर में ले सकते हो, ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो DF इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो DQ आ जाएगा, DQ चार्ज होगा तो सॉरी DL लेंथ अगर लूंगा, पूरी लेंथ ना लेके अगर छोटी लेंथ लूंगा मैं, ये L हो जाएगा, ये एरिया इसका, ये इसका वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ अगर लैम्डा निकालना है हमने फॉर्मूला, तो DQ अपॉन DL, तो DQ की जगह आ जाएगा लैम्डा इंटू DL इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। नेट फोर्स अगर हमने निकालनी है F, तो वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग DL को, जितना ही बड़ा वायर होगा वो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। सेम वे में एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स गर्मी बहुत है स्टूडेंट्स, मई का मंथ है, ये बनाते हैं, पसीना आ गया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो नापते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। फोर्स का फॉर्मूला DF इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा रखना है फॉर्मूला, तो DF इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, DQ की जगह क्या आ जाएगा DQ अपॉन DA, तो सिग्मा DA क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। नेट फोर्स निकालनी है तो इंटीग्रेट कर देना किसे, सरफेस को, 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और किसे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, एरिया को। ये स्टूडेंट्स फोर्स है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज, इसे बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नापते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में, रो से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। फोर्स का फॉर्मूला DF इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस जो भी लेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो DF इन टर्म्स ऑफ DQ अपॉन DV। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DQ की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, रो इंटू DV क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो नेट फोर्स अगर निकालनी होगी तो वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन रो इंटू क्यू नॉट, इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग, वॉल्यूम को, और स्क्वायर। ये था फॉर्मूला मेरा स्टूडेंट्स फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। यहां पे मेरा टॉपिक फिनिश हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, देख लेते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे हम लोग स्विच कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज के सारे टॉपिक्स हमने ले लिए रिवीजन में और सारे फॉर्मूले हमने नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसका, टेस्ट चार्ज का। इसमें टेस्ट चार्ज क्या होता है, मैंने बताया था टेस्ट चार्ज क्या है, एक स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज होता है जो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को। स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज, कि ये स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज होता है यूज्ड टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड टॉपिक शुरू होगा इसका, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स फील्ड क्या होता है, जैसे क्रिकेट का फील्ड क्या होगा, बीच में क्रिकेट की पिच होगी तो उससे तो आइडेंटिफाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। फुटबॉल के गोल पोस्ट रखे हुए दोनों एंड पे तो क्या है, किसका फील्ड है, बेसिकली फुटबॉल फील्ड है। गोल्फ के कोर्स सॉरी उसके हॉकी के पोस्ट रखे हुए दो एंड्स पे तो कैसा फील्ड है, हॉकी का फील्ड है। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो सपोज अगर मेरे पास ये चार्ज है Q, तो इसके आसपास एक ऐसा रीजन होगा जिसमें ये दूसरे चार्ज पे एक अपना फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। कि ये अगर मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है और मैं दूसरे चार्ज को लेके आ रहा हूं सपोज इधर की साइड को,
ये चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो इस चार्ज पे ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस कराएगा, अपना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो रिपल्सन का भी हो सकता है। तो जितना फोर्स ये सेकंड वाला चार्ज एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, जितना भी फोर्स सेकंड चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब जैसे ये चार्ज है, सपोज ये यहां पे रखा हुआ है क्यों, अगर मैं उसे उठा के यहां से यहां लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला चार्ज खिसक के यहां पहुंच जाएगा, तो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करने में या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, एक ऐसा चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड जो बहुत कम हो, जिसका मैग्नीट्यूड हो बहुत कम हो, लगभग 0.00, जैसे हम लोग 11th में पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट लेते थे ना, तो वैसे एक चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, कंडीशन क्या हो, वो पॉजिटिव नेचर का हो। तो एक चार्ज मैंने उठा के रख लिया, दैट इज नोन एज टेस्ट चार्ज, कि जो हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहां से यहां रखो, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कम है तो इस चार्ज पे क्या ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है मेरा टेस्ट चार्ज, इट इज ए स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज विच इज यूज्ड टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना भी टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी गिवन फील्ड में ड्यू टू अनदर चार्ज, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे बोलेंगे सोर्स चार्ज और इसे बोलेंगे क्या, टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, ये कहीं भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज को जहां उठा के रख लो कहीं भी, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दोनों में सिंपल एक छोटा सा डिफरेंस है डायरेक्शन का। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलूं, सपोज ये पॉइंट पी है, इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां एक पर्टिकुलर लोकेशन का जिक्र हो रहा है, तो यहां पे हमें डायरेक्शन चाहिए और हमें पता है कभी भी अगर डायरेक्शन का नीड है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, फिर वेक्टर फिनोमेना। तो यहां बेसिकली इस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को उठा के रख दो, वो टेस्ट चार्ज जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस सोर्स चार्ज की वजह से इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पॉइंट पे वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस कंडीशन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज E इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 1 अपॉन दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एनी टेस्ट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जिक्र होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिंपल कितना होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितना वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ड्यू टू सोर्स चार्ज। नेक्स्ट फोर्थ फिनोमेना आएगा स्टूडेंट्स हमारा, फोर्थ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि कोई भी चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा टेस्ट चार्ज से ज्यादा, उसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्ज। सपोज मेरे पास ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू फ्री स्पेस में, अब ये क्या लगा रहा होगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन एक्सपीरियंस करता है, एक टेस्ट चार्ज। तो यहां पे एक पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की कितनी, r। कौन बताएगा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, एक टेस्ट चार्ज। जब तक टेस्ट चार्ज नहीं रखोगे उस पर एक्सपीरियंस नहीं होगा कोई भी फोर्स, और जैसे ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा फोर्स, जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वहां पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले हम लोग फोर्स निकाल देंगे कूलॉम्स लॉ से, फिर उसे डिवाइड कर देंगे किससे, टेस्ट चार्ज से, बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। और फोर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, F/Q0 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किस पे, किसी पेपर पे या बोर्ड पे। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब मैं स्टूडेंट्स बोलूँ कि आपको कि इस बोर्ड पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो क्या मानोगे कि मैंने सपोज यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। इंसान की टेंडेंसी होती है जब तक उस चीज़ों को आंखों से देख नहीं लेता उसे विश्वास नहीं होता। तो मैंने बोला यार चार्ज रखा है, तुम क्या मानोगे, नहीं कि सर चार्ज क्या मैंने देखा, नहीं आपने देखा, नहीं देखा। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ और उस चार्ज पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो आप बोलोगे सर क्या बकवास करे जा रहे हो। सिंपल
अगर हमने कोई चीज समझाना है तो उसका हमें रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। तो चार्ज इतने छोटे हैं, सिंपल, बट हमने कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, कुछ वेरियस फिगर्स डिजाइन करने पड़ेंगे या वेरियस फिगर्स लेने पड़ते हैं टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेन पेपर। और वही जो डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन पेपर, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 1 2 3 4 5 टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? सिंपल, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे कुछ डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ था। मैंने क्या किया, यहां पे उठा के एक पॉइंट चार्ज रख दिया, सॉरी टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज पे दो फोर्सेस लगनी शुरू हो जाएंगी, एक ये और एक ये, है ना। तो और हमें पता है दो फोर्सेस जब लगती हैं तो जो रिजल्टेंट होता है उनका बीच में कहीं मिडिल में मिलता है, ऐसे यहां रख दिया, फिर से दो फोर्सेस एक्टिंग, ऐसे फिर से दो फोर्सेस, ऐसे करते करते ये जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड को मूव करना शुरू कर देगा, खिसकते पहुंच जाएगा। और यही जो पाथ जो इसने फॉलो किया है, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड को, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि अगर यहां रखोगे तो ऐसे मूवमेंट करेगा ये, यहां रखोगे बीच में तो ऐसे मूवमेंट करेगा ये। इट इज एन इमेजिनरी पाथ अलोंग विच ए टेस्ट चार्ज कैन मूव इफ इट इज फ्री टू मूव। तो अगर एक टेस्ट चार्ज मूव करने के लिए फ्री है तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड को मूव करेगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज ना हो तो भी वो मूव करते करते जाएगा इन्फिनिटी तक, जहां तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चले जाएगा पॉजिटिव से। अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ हो, पॉजिटिव ना हो, तो कहीं भी दूर पे रखा हुआ वो मूव करते करते इधर की साइड को आ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव से दूर भागेगा। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन होगा, बेसिकली यही जो हमें दिख रही है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन प्लेन पेपर। सिंपल बोलूं तो मैं, इट इज रिप्रेजेंटेशन किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेन पेपर। ये इट इज एन इमेजिनरी पाथ अलोंग विच ए टेस्ट चार्ज कैन मूव इफ इट इज फ्री टू मूव। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर में जाना पड़ेगा। यहां ओनली मैं शॉर्ट रिवीजन नोट्स बना रहा हूं, शॉर्ट रिवाइज। बाई चांस तुम्हारा एग्जाम होता है नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद, तो पूरा चैप्टर को आप लोग यहां से रिवाइज कर सकते हो। एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूं, कंप्लीट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पर नोट्स ही बना रहा। नोट्स के लिए आप लोगों को मेरे पुराने लेक्चर पे ही जाना पड़ेगा, जहां मैंने एक एक टॉपिक्स डाला हुआ डिटेल में विद नोट्स। प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमेशा सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगी कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। कहां से स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज से। और टर्मिनेट होंगी या खत्म होंगी कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब भी निकलेंगी या जब भी टर्मिनेट होंगी, हमेशा चार्ज की सरफेस से राइट एंगल बनाएंगी। ऑलवेज ऑरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट राइट एंगल। किसके राइट एंगल, टू द सरफेस ऑफ चार्ज। कि सपोज मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इससे हमेशा ये राइट एंगल पे निकलेंगी। आगे जाके भले से ये मुड़ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में ये राइट एंगल पे ही निकलती हैं। और जब भी टर्मिनेट होंगी तब भी किस पे, राइट एंगल पे। ये सेकंड प्रॉपर्टी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ऑलवेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ऑलवेज ऑरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स टू द राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ दैट चार्ज। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मैंने यही मिक्सअप कर दिया। थर्ड और फोर्थ एक साथ पढ़ूंगा। थर्ड क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट कभी भी डालोगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट डालोगे, तो वो टेंजेंट डायरेक्शन देगा तुम्हें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस रीजन में। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। कि वो डायरेक्शन देगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस रीजन में। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो फ्रेंड्स, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बाई चांस अगर कर जाए तो बोलो नहीं हम तो कराएंगे,
तो अगर बाई चांस कर जाए तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है सिंगल सोर्स की वजह से। कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी बेसिकली एक डाइपोल की, सॉरी दो चार्जेस की, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड फोर्थ होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या? रिलेटिव क्लोजनेस। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, gives the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होती हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जितनी दूर दूर होती है उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये। मैंने क्या किया, दो रीजन ले लिया, एक अंदर वाला रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया E1, एक बाहर वाला रीजन ले लिया यूनिट डिस्टेंस के साथ E2। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा मिलेगा? E1 पे, E2 के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि E1 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास पास है, और जितनी पास पास होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली ज्यादा होता है। ये हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इससे जरूर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल से, एग्जामिनर का ये फेवरेट है। इस टॉपिक को देख के एग्जामिनर थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाता है और देता जरूर है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। वो उसका फेवरेट है, पता नहीं क्यों पसंद है उसे। चलिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लिया। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? फिफ्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिक्स टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाई मीन्स होता है दो, पोल मीन्स चार्जेस। यहां पोल की बात करेंगे तो चार्जेस। कि अगर मेरे पास कोई भी दो चार्जेस हो, क्या हो कि अगर मेरे पास कोई भी दो चार्जेस हो, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट पोलरिटी या नेचर क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए उन्हें, और उनके बीच कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम या अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। अब हमेशा डाइपोल की जो डिस्टेंस नापी जाती है वो एक सेंटर से नापी जाती है। पहले चार्ज की जितनी डिस्टेंस होगी दूसरे चार्ज की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। तो सपोज L डिस्टेंस इधर को तो L डिस्टेंस इधर को, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2L हो गई स्टूडेंट्स। ये था मेरा डाइपोल। अब डाइपोल है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज अपनी साइड को नेगेटिव को खींच रहा हो, नेगेटिव अपनी साइड को खींच रहा होगा। तो यहाँ एक बेसिकली दोनों में रस्साकसी चल रही है। अब रस्साकसी बेसिकली अब दोनों में मूवमेंट है, प्रभाव है एक दूसरे का, पॉजिटिव नेगेटिव का। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और ये होता है कोई सा भी एक चार्ज उठा लो, Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर दो डाइपोल लेंथ से, दैट इज P इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2QL। और ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड को होती है। हमें पता है नेगेटिव का प्रभाव थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। याद रखना, डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टूडेंट नहीं पूछता, मेन उसका कंसर्न होता है इसकी एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इसकी 3 एप्लीकेशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में CBSE के 2 ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, पहला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, और दूसरा होगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले मैं एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। इसमें 2 चार्ज, ये डाइपोल है मेरे पास। अब एक्सियल लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? जो दोनों चार्जेस से पास करे, एक ऐसी लाइन जो दोनों चार्जेस से पास करे उसे एक्सियल लाइन बोलेंगे। जैसे ये लाइन, एक यही तो लाइन होगी जो पास करेगी दोनों चार्जेस से, ये। अब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P मार्क कर लो। यहाँ मैंने पॉइंट P मार्क कर लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताता है? एक टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज को रख दो, उस पर 2 फोर्सेज लगेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन लगेगा ना F1, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसे +Q ले लो, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा। अब इसे कन्वर्ट कर लो किसमें? फील्ड में डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा? E + Q, और ये कितना हो जाएगा? E - Q। अब नेट रिजल्टेंट निकाल दो। जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग पॉइंट P से, कभी भी डिस्टेंस लोगे डाइपोल की वजह से हमेशा सेंटर से लोगे, बट एक्चुअल जो फोर्स लगेगी वो चार्जेस से लगेगी,
नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से लगेगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से लगेगी। ये तो देख लेते हैं, पहले फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। कितना हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, प्लस चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे, तो एक्स डिस्टेंस यहाँ तक है और ये डिस्टेंस एल और ऐड कर दो, इसमें कितनी हो जाएगी एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगी फ्रेंड्स। नेगेटिव की वजह से कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने हैं, जो ज्यादा होगी उसमें से जो कम होगी, ज्यादा कौन सी होगी, जो चार्ज पास होगा नेगेटिव वाली, इसमें से माइनस कर देना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ई एक्सएल 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 2px। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट एक्सियल लाइन पे। और अगर डिस्टेंस x की ज़्यादा हो जाए l से, तो एक्सियल के लिए फिर फॉर्मूला हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन एक्स क्यूब। कि अगर डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में बेसिकली पॉइंट P की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग L को नेग्लेबल कर लेते हैं और फॉर्मूला हमारा बनता है ये। दूसरा आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन के लिए, दूसरा आ जाएगा मेरा इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के लिए देखेंगे स्टूडेंट्स, फिर से एक डाइपोल ले लो, एक ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज डाइपोल का। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि जो सेंटर से पास करे और एक्सियल लाइन की क्या हो परपेंडिकुलर। एक्सियल लाइन कौन सी होगी, ये वाली। तो यहाँ पे एक पॉइंट P मार्क कर लिया, ये पॉइंट P, यहाँ पे फिर से एक चार्ज को उठा के रख दो। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उस पर रिपल्जन प्रोवाइड कराएगा, ये फोर्स ले लो F1, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस पर अट्रैक्शन प्रोवाइड कराएगा F2। अब ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉन कर दो एक्सिस के, ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा F1 cos थीटा, कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में, E1 cos थीटा, E2 का कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा बन रहा होगा E2 cos थीटा। दो कंपोनेंट और होंगे, ये हो जाएगा मेरा E1 sin थीटा और ये हो जाएगा मेरा E2 sin थीटा। E1 E2 sin थीटा कैंसिल आउट कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा अबाउट E1 प्लस E2 cos थीटा के। और उनकी वैल्यू मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू लगा देना, E1 और E2 का फॉर्मूला लग जाएगा पॉइंट चार्ज वाला, और cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल से लगा दोगे, ये डिस्टेंस अगर x ले रहे हो या r ले रहे हैं हम लोग, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये बनेगा मेरा 2p अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन।